पटियाला में रहने वाली परमीत के 3 बेटे थे, जिनका नाम जस्सी, अमरिंदर और लक्की था, जो काम के सिलसिले में पटना गए हुए थे। उन्हें याद करते हुए परमीत एक सांझ कहती है, सतनाम श्री वाहिगुरु, इन्ने दिन हो गए ने मेरे पुੱਤ ਨੂੰ गए, कदे आवेंगे कोई खास खबर नहीं मैनू। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। वह दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहती है, इस वेले कौन खसमा नु खाने आया। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके 3 बेटे अपनी 3 बिहारी बीवियों के संग खड़े होते हैं। तीनों बहुएं परमीत के पैरों में गिरकर कहती हैं, पाए पड़ते हैं अम्मा जी, हम हैं आपकी बिहारी बहुरिया। खसमा नु खानिया हट परे। जस्सी, अमरिंदर, लकी किधर उठा लाए बला। मां मेरिया बला नहीं, साडी वोटी ते तुहाडी बहू है। किक ओह खोत्यो, पंजाब दी कुड़ियां जोंदी सी, किधरों फड़ लाए तुसी तीनों ए बिहारी बहुओं नु। मां ए तीनों पटना ते हैंगी, तुसी एक बारी एना नाल गल्ला तो करके वेखो। ओ गल्ला बिरादरी वालों दे नाल हुंदी सी, ए बिहारन तो की कहांगी मैं। अपनी पंजाबी सास परमीत को ऐसा बोलता देखकर उसकी बिहारी बहू बिंदिया बोलती है, सासू माई बहुते बेइज्जती हुई गई हमरे पटना में। एक तो पुराना शब्द बहुते प्रचलित है, एक बिहारी 100 पर भारी। चुपचाप हम तीनों को बहुरिया मान लो। ओह चुप कर जा, वरना मैंने तेरे टोटे टोटे कर देने हैं। मां तुहानू साडी सू हुन बात एनू ते इत्थे ही बस करियो, हुन तीनों ही तुहाडी बहू है सी। सिर्फ अपने पुੱਤ दे लई तुम तीनों बिहारन बहू को घर विच मैं बसेरा देंदिया, पर एक गल ध्यान नाल सुन लो, ऐथे तहजीब नाल रहना। तीनों बिहारी बहुएं अपनी शादी की शुरुआत करती हैं। ससुराल के पहले दिन वह चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ जाग कर घर की साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। बिंदिया दीदी, ससुराल माँ आज हम बहुरिया का पहला दिन है, काहे ना आज सासू माई को अपने बिहार का मशहूर दाल भात चोखा खिलाएं। ए जिज्जी, तुम तो हमरे मुंह की बात छीन ली। तीनों बिहारी बहुएं एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। कुछ ही देर बाद अंजलि जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, तड़के की छौंक पूरे घर के कोने कोने में फैलते हुए परमीत के नाक में जा घुसती है। आज इन्ने सुवेर सुवेर कौन मर जाना, मेरी नींद च आफत बन बैठा। परमीत नाक मलती हुई गुस्से से रींझती हुई रसोई घर में आकर अपनी बिहारी बहुओं से बोलती है, मैनू लगिया सी आ तुसी तीना दी ही करामात हुन सी। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾने ਦੀ तैयारी करदी फिरदी ने। अरे सासू जी काहे गरमात हो, जल्दी से गुसल खाने में नहा धो आओ। हम बहुत तुम्हार खातिर दाल भात चोखा बनाए हैं, जे खाई दाल भात चोखा वो कबहू न पाई धोखा। धोखे दी तो गल ना करो तुम, मेरे पुੱਤ नाल ब्याह करके जबरन बन गई साडी बिहारी बहू। एक ता तोड़ी भाषा मेरे समझ ते बाहर आ, जाने की आदे वद मैनू समझ नहीं आउंदी। ए सासू मां, जब हम बिहारी बहुरिया तुम्हारी हिलराइश भाषा असी कुसी लस्सी पिसी समझ सकते हैं तो हमारी भाषा काहे नहीं बोला था। ऐस तो पल्ला जे मैं तोड़ा कत्ल कर दावा, मेरी निगाह तो पड़े हुण आ फड़ अपना दाल भात चोखा। पहले दिन से पंजाबी सास और बिहारी बहुओं के बीच खान पान के खातिर कलेश होने लगता है। समय गुजरता है। एक सांझ परमीत टीवी पर बाबा के भजन सुन रही थी, तभी झुमकी रिमोट उठाकर टीवी का चैनल चेंज करती है, जिस पर भोजपुरी गाना बजता देखकर वह नाचना शुरू कर देती है। हाय री ओठ लाली, हाय री कजरा जान मारे, तोहर तुपिश घागरा ए गोरी कहियो तू करवाई, बुमार झगड़ा है गोरी, गजब गड्ढ रंगीला, गर्दा फाड़ दी गर्दा उड़ा दी। सतनाम वाहिगुरु, जस्सी छेतिया तोड़ी वोटी नू कुछ हो गया। की होया? मैनू लगदा सी तोड़ी वोटी नू मिर्गी होंदी सी आ, वेख इन्हां दी अतरंगी हरकत। अरे रे सासू माई, आप सरासर गलत समझत हैं। हम गुड्डू रंगीला के गाना के जबरिया फैन हैं। जब भी डीजे पर एको गाना बजत है हम खुद को ना रोक नहीं पावत हैं। हाय रब्बा, किन्ने अश्लील गाने बंदे सी तोड़ी बिहार ते लोकी ते शर्म बेच खाए ने। अरे ज्यादा बचर बचर नहीं, अरे हमने बिहार को बेशर्म बोले से पहले ही देख लो तुम्हारे पंजाब में सड़वा सबन गाना बजाना पियक्कड़ पर बनत है। बिहार और पंजाब के गीतों को लेकर सास बहू के बीच बवाल शुरू हो जाता है। गुस्से के मारे परमीत का पारा हाई हो जाता है। लकी छड़ मैनू, आज मैं इन्हां दा खेल खत्म कर दावांगी।
अरे हाथ तो लगा के दिखावा, ये बिहारी बहुरिया अगर तुम्हारा छक्का नहीं छुड़ाए तो हम हो चिलटुआ की दीदी नहीं। माँ झुमकी शांत हो जाओ, आप तुसी दोनों ना मेरी सौ लगे। सुन सजनवा, सासू माई के समझा दो, हम अपन बिहार के माटी खाते रहे एक ठो शब्द भी नहीं सुन सकत है। मेरी को गल सुन ले जस्सी, एना नु समझा दे, ए टीवी दहेज च नहीं लाई, आम मेरी टीवी च हाथ न लाई, वरना मैं इसके हत्ता दे खरोड़े बना देने। जस्सी के कारण उस वक्त तो झगड़ा सिमट जाता है, मगर सास बहू के बीच का बवाल इतनी जल्दी कहाँ थमने वाला था। एक सांझ परमीत की सहेली शिल्पा उसके घर आती है। ओ परमीते, कैसी है तू? सुनाए तेरे बेटे बिहार से लड़कियां ब्याह लाए, क्या तू सचमुच ने बिहारी बहुओं की सास बन बैठी है? तेनू किवें पता लगा? अरे पूरे पंजाब की, पूरे पटियाला में भी गुल बच गया कि पंजाब की परमीत बिहारी बहुओं की पंजाबन सास बन गई। अरे जरा देखूं तो सही तुम्हारी बिहारी बहुओं को। इससे पहले कि परमीत कोई बहानेबाजी करती, उसकी तीनों बिहारी बहुएं शिल्पा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। पाए लागू सासू माँ की सहेली जी। अरे क्या हुआ, कदुआ जैसे मुंह काहे बना ली? अरे परमीत, शायद तेरी बहुओं की सप्ताह भर का सिंदूर एक ही दिन में लगाकर कोटा पूरा कर लिया। शिल्पा के मुंह से अपने बिहारी बहुओं की बेइज्जती होता देखकर परमीत को बुरा लगता है और वो कहती है, शिल्पा, ए मेरी होड़ मेरी बिहारी बहुओं दे विच द शिल्पा, ए मेरी और मेरी बिहारी बहुओं दे विच दा मसला है, विच दा मसला सी। तेनू विचोलन बनने दी होड़ नहीं। हुन चेदी चेदी मेरी निगाह तो परे हो जा। हाँ हाँ जी, जारी, ऐसी बिहारी बहुओं से बात भी कौन करना चाहता है? ए काकी, ज्यादा बकर बकर नहीं करो हमारी सासू जी से, काहे कि हम बिहारी बहुओं के दो बोल सुन लोगी ना तो सहन नहीं होगा। शिल्पा के चले जाने के बाद बहुएं कहती हैं, अम्मा जी थैंक यू, आज आपने अपन बिहारी बहुओं के पक्ष में बोलकर हमरा करेजक बकुनी बकुनी नहीं होई दी। तोड़े बोलन दा मतलब दिल दे टोटे टोटे सी ना। गजब चाचा, इका मतलब अब हमरी पंजाबन सासू माँ को हूँ बिहारी बहुओं के बोल बच्चन बुझाए लागल है। हुन डांगर वर्गी उछल कूद ना करो। सासू माँ, यह खुशी के मौके पर का आज हम बहुरिया अपन बिहार का लिट्टी चोखा बना सकत है? बना लो। पर सासू माँ, लिट्टी चोखा आपके भी खाए पड़ी। अरे रे, एक दफा लिट्टी चोखा चटकारा लगा के तो देख लियो। ठीक बा, हुन बनाओ तो मेरी बिहारी बहुओं। तीनों बिहारी बहुएं फेटा बांधकर अपनी पंजाबी सास के लिए लिट्टी चोखा बनाती हैं। कुछ देर बाद, ई ले सासू माई, बिहारी बहू स्पेशल लिट्टी चोखा चटकारा लगा के देखो। परमीत जैसे ही अपनी बिहारी बहुओं के हाथ का बना लिट्टी चोखा खाती है तो वह कहती है, वाह जी वाह, मैनू तो खबर ही नहीं सी कि मेरी बिहारी बहुएं इन्ना स्वाद खाना बनाउंदी सी। ए लिट्टी चोखा तो बहुत स्वाद बने है। शुक्रिया सासू माई। इस तरह बिहार से आई तीन बिहारी बहुएं आखिरकार अपनी पंजाबी सास के दिल में जगह बना ही लेती हैं, जिसके बाद से दो अलग राज्यों की पंजाबी सास और बिहारी बहुओं के बीच आपसी साझेदारी जुड़ जाती है, जहां वह लोहड़ी से लेकर छठ पर्व भी एक साथ धूमधाम से मनाया करती हैं। जादुई सोना पंप। ये कहानी है कंचनपुरा गांव की, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। मगर कुछ दिनों से गांव एक घनघोर श्राप से जूझ रहा था, जिसे एक वक्त में जो कंचनपुरा गांव फसल की बोरियों और जलाशयों की आपूर्ति के खातिर जाना जाता था, आज उस गांव की दशा बेहद बंजर और दयनीय हो चुकी थी। गांव के प्रांगण में बैठे लोग अपना दुख एक दूसरे से साझा कर रहे थे। ऋषि के रूठ जाने से हमारे गांव की दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि गांव के बड़े से लेकर बच्चा दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अरे दाना मिलना तो दूर, बच्चा पानी की एक बूंद को भी लख रहा है। लगता है इंद्रदेव तक हमारे गांव की गुहार नहीं पहुंच रही है। रमुआ और जुगनू को यह खबर न थी कि उनका दुख आकाश मंडल में बैठे इंद्रदेव देख रहे थे, जो कहते हैं, यह गांव बेहद दुख और दुविधा में है। इन्होंने मेरा आह्वान किया है, इसलिए अब मुझे इन्हें दुखों के दलदल से उबारना होगा। क्षण भर के भीतर ही इंद्रदेव एक किसान का भेष धरकर गांव में दस्तक देते हैं। जय राम जी की भाई, बड़ी दूर डगर से आया हूँ, प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे भाई, यहाँ हम खुद एक बूंद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। हमारे लिए खुद दाना पानी पूर्ति नहीं पड़ रही है। हमारे गांव की दयनीय दुखी दशा क्या तुम्हें दिख नहीं रही है? भाई साहब, दुख तो जीवन का संगम है, धीरज धरो, ऐसे कुरकुराने से काम नहीं चलेगा।
कैसे धीरज धरे? सोना उगलने वाली गांव की धरती सूखी पड़ी है, बीज बोने वाली जमीन ऊसर बंजर हो चुकी है। ऐसे में बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या और खाएंगे क्या? भाई आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी क्या हुआ भूखे सोते हैं? नहीं ना, भगवान पर भरोसा रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसके बाद इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। उस रात गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। भोर के पहर अचानक एक सुनहरे प्रकाश के एक साधारण हैंडपंप गांव के प्रांगण में प्रकट होकर आवाज करने लगता है, जिससे 70 साल की लीला की नींद खुलती है और उसके कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज आती है। प्यास के मारे कंठ का अंकल सूखने को हो रहा है, मगर इतनी भोर सवेर यह कोलाहल कैसा है? लीला जैसे ही गांव के प्रांगण में बने पंप के पास आती है तो कहती है, ये आवाज तो इस पंप के भीतर से आ रही है, मगर इस हैंडपंप को पहले नहीं देखा। क्या पता इसमें पानी मिल जाए, चलकर देखती हूँ। लीला जैसे ही हैंडपंप को हाथ लगाती है, उसी पल एक तेज प्रकाश के साथ वह पूरी तरह से सोने का बन जाता है। अरे यह हैंडपंप सुनहरा कैसे हो गया? कहीं यह जादुई सोने का पंप तो नहीं? इसे चलाकर देखती हूँ। कुछ देर तक हैंडपंप चलाकर बुढ़िया लीला थक कर बोलती है, कब से ये हैंडपंप चला रही हूँ, बावजूद इसके पानी की एक बूंद भी हैंडपंप से बाहर नहीं आई। वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक हैंडपंप से सोने का तरल थाक बाहर आता है और हैंडपंप साधारण आकार में बदल जाता है, जिसे देखकर वह दंग हो जाती है और जोर जोर से सभी को आवाज लगाती है, अरे जागो गांव वालों, जुगनू, रमुआ, राधा, जल्दी दौड़ो। आवाज सुनकर पूरा कंचनपुरा गांव अपना अपना किवाड़ खोलकर हैंडपंप के पास आता है। अरे क्या हुआ लीला मौसी? अरे राधा, हमारे गांव का हैंडपंप जादुई पंप जान पड़ता है। देखो, इससे पानी की बूंद बरसने के बजाय खरा सोना बरसा है। लीला मौसी, लगता है बुढ़ापे में बोरा गई हो। अरे सोना सिर्फ सुनार के पास मिलत है, हैंडपंप से पानी निकलत है, सोना नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो हम पंप के नीचे बैठते हैं, अब वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाई है। यह कहकर राधा जादुई सोने के पंप के नीचे बैठ जाती है और बुढ़िया जैसे ही जादुई पंप चलाना शुरू करती है, चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ पंप पर सोने की किरण प्रकाशमान होकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की बौछार राधा की झोली में बरसाने लगता है। आरी मोरी मैया, ये क्या माया है? इतने दिनों से जिस पंप से पानी की बूंद तक नहीं निकली थी, वह सोने के सिक्के बरसा रहा है। यह जादुई सोने का पंप अपने भीतर से सोने के सिक्के बरसाकर हमें ये पैगाम सुना रहा है कि अब इसे हमारे कंचनपुरा की काया पलट होगी। यह जादुई सोने का पंप हमारे गरीब गांव में सुनहरा सोता बनकर आया है। हाँ मौसी, सबसे पहले हम इस सोने के पंप से मिले सोने के सिक्कों का सुनार से सौदा करके मिले हुए मोल से गांव में पानी का हैंडपंप लगाएंगे। सभी जन प्यास से आतुर है। हाँ जुगनू, जाओ और इस जादुई पंप से मिले सारे सोने के सिक्कों को बेचकर सभी का पेट भरने का प्रबंध करो। जुगनू और रमुआ जादुई पंप से मिले सोने के सुंदर सिक्कों को बड़े सुनार से बेचकर खाने पीने का सामान लाते हैं और साथ मिलकर खाते पीते हैं। आज इस जादुई सोने के पंप के बदौलत ही हम भूखों का पेट भरा है। अगर यह पानी की बूंदों के बजाय सोने के सिक्के न बरसाता तो शायद हम इतनी जल्दी खाना न खाते। सो तो खरा सच है। अब हम इस जादुई सोने के पंप के जरिए अपने गांव की गरीबी दूर कर सकेंगे। अरे जुगनू, उसकी क्या जरूरत है? हम जो कि हमारे गांव में यह जादुई सोने का पंप है, तो इससे मिले सोने के सिक्के बेचकर पैसा ही पैसा हो जाएगा। फिर हमें पसीना बहाने की क्या जरूरत है? इस पंप को चलाओ और भरपेट खाना खाओ। रमुआ, पसीना बहाना हम किसानों का पेशा है। हम जादुई सोने के पंप का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेंगे, बस। इसके बाद जुगनू उस जादुई सोने के पंप को चलाते हुए कहता है, जादुई सोने के पंप, हमें सोने के सिक्के दो ताकि हम अपने खेतों की उसारता और बंजरता को दूर करके पुनः अपने उजाड़ गांव को बसा सके। जुगनू के इतना कहते ही पंप सुनहरे प्रकाश के सोने के सांचे में ढलकर अपने भीतर से चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर जुगनू कहता है, शुक्रिया जादुई सोने के पंप। अब इन सोने के सिक्कों से हमारे बंजर खेत खलिहानों के लिए खाद, बीज इत्यादि का प्रबंध हो जाएगा, जिससे हम खेती शुरू कर सकेंगे। जादुई सोने के पंप से मिले सुनहरे सिक्कों से गांव का पूरा पुरुष प्रधान किसानों का तबका जमीन की बंजरता का बदलाव देखकर खेती बाड़ी करने लगता है, मगर जानवरों की दशा अभी बेहाल थी।
जिसे देखते हुए लीला कहती है, जादुई सोने के हैंडपंप से हम गांव के गरीबों का जीवन तो पटरी पर आ गया है, मगर यह बेचारे बेजुबान जानवर जलाशय के सूख जाने के चलते पानी के लिए छछन रहे हैं। अब इस जादुई सोने के हैंडपंप की सहायता से ही बात बनेगी। फिर लीला जादुई सोने के हैंडपंप को पुकारती है, ए जादुई सोने के हैंडपंप, इसी पल छिन सोने के सिक्के बरसाओ ताकि बेजुबान जानवरों के लिए जलाशय में पानी की पूर्ति हो सके। लीला जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, वह सोने का होकर अपने भीतर से खूब सारे खरे सोने के चमकते दमकते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे बेचकर न सिर्फ जलाशय में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि कई और पोखर की नींव भी डाली जाती है। अब गांव पहले की तरह सुखद समृद्ध हो चुका था। फिर एक दिन वही ऋषि गांव में दस्तक देते हैं। अलख निरंजन, यह तो वही ऋषि है जिन्होंने कंचनपुरा को श्राप दिया था। इससे पहले कि यह ऋषि रुष्ट हो जाए, इन्हें जलपान कराते हैं। सभी ऋषि का स्वागत करते हैं, मगर एकाएक वह ऋषि इंद्रदेव में बदल जाते हैं। अरे साथियों, यह ऋषि तो देवता में बदल गए। हैरान न हो, तुम्हारी परीक्षा करने वाला ऋषि इंद्रदेव यानी कि मैं ही था। दाने पानी पर मोहताज होने के बाद भी तुमने मुझे दोष न दिया, तब मैंने तुम्हें यह जादुई पंप दिया, मगर जादुई सोने के पंप से भी तुमने अपना स्वार्थ न साधा। इसलिए अब ये जादुई सोने का हैंड पंप न केवल तुम्हारी वरन तुम्हारी पीढ़ियों के प्रयोग में भी आएगी। यह कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जब भी कोई गरीब कंचनपुरा गांव में आता है तो लोग जादुई सोने के पंप से उनकी सहायता करते थे। कंचनपुरा गांव के लोग अपनी परीक्षा के परख में खरे उतरे, जिसकी बदौलत आज उनके गांव में जादुई सोने का हैंडपंप है। इसलिए साथियों, सदा स्वार्थी नहीं बल्कि कभी कभार गरीबों की सुखड़ी सफर में सारथी बनना सीखिए। काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। धवलगढ़ गांव में सौदामिनी नाम की एक सास अपनी दो बहुओं इंदु और कविता के साथ रहती थी। सौदामिनी अपनी दोनों बहुओं के बीच दोहरा बर्ताव करती थी, जिसके पीछे का कारण था उसकी बहुओं का काला और गोरा रंग। जहां बड़ी बहू इंदु बेहद ही काली थी, वहीं छोटी बहू कविता रूपवती थी। आंगन में बैठी सौदामिनी गुस्से से चीखती है, अरे अमावस की रात जिंदा है कि निपट गई? सवेरे के 6 बज गए, बावजूद इसके मुझ बुढ़िया को चाय भी नसीब न हुई अभी तक। हाथों में चाय का कप लिए हुए इंदु तेज गति से अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सौदामिनी इस सोच में थी कि किस तरह अपने गुस्से का गुबार अपनी काली बहू पर बरसाए, इसीलिए वो जानबूझकर चाय में नुस्ख निकाल कर कहती है, बेड़ा गर्ग हो तेरा, क्यूरी कर लो माई, तेरे मायके में ऐसी ही चीनी कम चाय बनती थी क्या? ऐसा लग रहा है चाय में दूध की विधि की है तूने। माँ जी, मैंने रोजाना की तरह नपे तुले हाथों से ही आपकी चाय बनाई थी। अरे ये दकियानूसी दलीलें देना बंद कर और जाकर मेरे लिए दूध की चाय बना ला। एकदम मेरी कविता बहू के दूधिया चेहरे जैसी चाय चाहिए मुझे। इंदु के लिए ये पहली दफा न था जब उसे अपने कालेपन के लिए सास की कटु शब्द सुनने पड़ रहे थे। बावजूद इसके इंदु अपनी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती थी, मगर उसकी देवरानी कविता उसके बोल बाण बनकर उसके काया को भेदते थे। जी ठानी जी, आप रो रही हैं। वैसे आपके ये काले चेहरे की तरह आपके आंसुओं की बदरा भी काफी पक्के रंग की है। समय गुजरता चला जाता है, जहाँ एक और इंदु सारा दिन एक सांस पर ससुराल के कामकाज में दिन बिसराती, वहीं दूजी ओर कविता पलंग तोड़ती रहती। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। इंदु को इतना करता देखकर उसका पति श्रवण बोलता है, माँ, बहुओं के बीच आपका ये दोहरा बर्ताव कब खत्म होगा? अरे इंदु भी इंसान है, काट की कठपुतली नहीं जो सारा दिन आपके इशारों पर नाचती रहे। और एक बहू को आपने बाई बना रखा है और दूजी को सरमत्थे बिठा रखा है। ये भेदभाव सिर्फ इस कारण क्योंकि इंदु कविता की तरह सुंदर और गोरी नहीं बल्कि उसका चेहरा श्यामल है। क्यूरी मेरी नक्कारी औलाद, अब तू बीवी के लिए अपने माँ से बगावत करेगा? अरे कविता पूरे समाज के सामने इस घर की बहू बनी है, मगर तेरी ये काली बीवी जबरन इस घर की बहू बनी है। जाने इस काली कमली ने तुझ पर क्या टोना टोटका किया
जो तू जब देखो इसकी पक्षधारी करता है। जरूर इस बैरन ने ही तेरे कान भरे होंगे। श्रवण जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए, आपको मेरी सौगंध। इंदु की कसम के आगे श्रवण चुप्पी साध कर दफ्तर चला जाता है। फिर एक दिन, अरे ओ मेरी कोयला खदान बहू, कहाँ मर रही है? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, तुझे तो फुहर बनने से फुर्सत है नहीं। दीपावली के त्योहार में सिर्फ 1 सप्ताह बाकी है। आज से ही घर की सफाई शुरू कर दे। इतने बड़े घर बार की सफाई मैं अकेले कैसे करूंगी? बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच दिवाली की सफाई का बंटवारा कर देती। मैं और दिवाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, जेठानी जी जानबूझकर मुझसे दिवाली की सफाई करवाना चाहती हैं, ताकि मैं भी इनकी तरह काली कुरूपा हो जाऊं। सौदामिनी अपनी गोरी बहू के भड़काऊ बोलबाले में आकर बेचारी काली बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, कान खोलकर सुन ले मेरी काली बहू, दिवाली की सफाई तुझे ही करनी है और वो भी अकेले, समझी? ये तेरी सास की सख्त चेतावनी है। इस तरह कविता कामों से बच निकलती है और दिवाली की सफाई का सारा भार बेचारी काली बहू के कंधों पर पड़ जाता है। वो चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ अपनी सास और देवरानी की जी हुजूरी करने के बाद दिवाली की साफ सफाई में संलग्न हो जाती। जैसे तैसे 2 दिन के अंतराल में वो दिवाली की सफाई खत्म हो जाती है। तभी कविता अपनी सास सौदामिनी से कहती है, माँ जी, कल धनतेरस है, डैडी ने मुझे घर बुलाया है। अब शादी के बाद बहू का मायके खाली हाथ जाना जचता नहीं, और मेरे पास कोई कोरी साड़ी भी नहीं बची। सभी एक न एक बार पहन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे साड़ी चाहिए। अरे बहू, परेशान मत हो, तेरी सास तुझे कल सवेरे ही शॉपिंग पर ले जाएगी। अगले दिन सौदामिनी अपनी गोरी बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक महंगे से मॉल में ले जाती है, जहाँ कविता कहती है, वाह माँ जी, मुझे ये कांजीवरम की साड़ी चाहिए। मैम, इस मॉल की सबसे महंगी साड़ी है, पूरे 21,000 की साड़ी है ये सुनकर कविता जानबूझकर हताश होने का स्वांग रचाती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू सिर्फ साड़ी पसंद कर, पैसों की चिंता अपनी सास पर छोड़ दे। सौदामिनी की ये बात सुनकर गोरी बहू कई महंगी साड़ी और मेकअप की शॉपिंग करती है, जिसके बाद वो धनतेरस के दिन खास उसे सोने के जेवर गड़वाती है। घर आकर गोरी बहू शॉपिंग का जी बखान करके इंदु को जलाती है। शुक्रिया माँ जी, ये तो मेरी सोच से परे है। आपने मुझे पूरे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवाई है। अरे बहू, तेरी सुंदरता के सामने ये लाखों की शॉपिंग भी फीकी है। कल सवेरे तुझे तेरे मायके जाना है, मगर बड़ी दिवाली के भोर तक आ जाना, वरना बगैर तेरे चांद से चेहरे के ये दिवाली फीकी बेरंग हो जाएगी। अब दिवाली की अमावस रात में ये काली बहू तो उजियारा करने से रही। अगली ही सुबह कविता सज धज कर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। उसी सांझ इंदु हिचकते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल दिवाली है, आपने कविता को शॉपिंग करा दी, मुझे दिवाली की खरीदारी नहीं कराएंगी? हाँ, चल, तू क्यों पीछे रहेगी? सौदामिनी बेमन से काली बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक सस्ती सी साड़ी की दुकान में लाकर कहती है, अरे ओ भाई साहब, कोई सस्ती सी साड़ी दिखाना। ये लीजिए काकी, ये साड़ी सिर्फ 500 की है। ठीक है, ये साड़ी पैक कर दो। इसके बाद सौदामिनी घर की ओर अग्रसर होने लगती है, जिसे देखकर इंदु कहती है, माँ जी, आप इतनी तेजी से कदम क्यों बढ़ा रही हैं? आपने बगैर मेरी पसंद पूछे ही सस्ती सी एक साड़ी खरीद ली और वही कविता को लाखों की शॉपिंग कराई। दिखा दी डाह। अरे मेरी गोरी बहू की बराबरी करने से पहले अपने बेरंग चेहरे को देख लिया कर। तेरे इस पक्के रंग पर 5 लाख और 500 की साड़ी एक सी ही लगेगी, तो खामखा क्यों शॉपिंग का बिल बढ़ाना। अब चल चुपचाप, नकूशा कहेंगी। सास की बुरी बातों को सुनकर बेचारी बहू चुप्पी साध लेती है। दिवाली के दिन कविता ससुराल आ जाती है। उस सांझ सभी दिवाली का जश्न मना रहे थे, मगर काली बहू दीवट पर बैठी थी। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक रॉकेट बम सौदामिनी की साड़ी पर आ गिरता है। देखते ही देखते उसकी साड़ी आग की लपटों में सन जाती है। आह, अरे कविता बहू, बचा मुझे। माफ करना माँ जी, आपको बचाने के चक्कर में मेरा सुंदर रूप झुलस गया तो। कविता अपने कदम पीछे कर लेती है।
वहीं काली बहू इंदु बिना अपनी जान की परवाह किए सास को बचाने की खातिर आग में कूद पड़ती है। तभी आस पड़ोस के लोग पानी की फुहार से आग पर काबू पाते हैं और इंदु बोलती है, माँ जी आप ठीक तो हैं? ये सुनकर सौदामिनी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है। उसे बीता सब कुछ याद आ रहा था, जिसके बाद वो पछताते हुए कहती है, बहू मुझको माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे जली कटी बातें सुनाई, बावजूद इसके तूने आज मेरी जान बचाई है। कविता ने एक ही पलछिन में मुझसे पल्ला झाड़ लिया, मगर तूने मुझे बचाया। तूने मुझे आज ही समझाया कि रिश्तों की पहचान रंग रूप से नहीं बल्कि साझेदारी से साबित होती है। आज से तू इस घर की लक्ष्मी है बहू। माँ जी, ये माँ लक्ष्मी की ही महिमा है जो आज मुझे पूरे तौर से बहू की पहचान मिल गई। शुक्रिया माँ जी। इस तरह दीपावली के सुनहरे मौके पर काली बहू को सम्मान सहित बहू का पुख्ता पद मिल जाता है और समय के साथ कविता में भी सुधार आ जाता है। चुड़ैल का भूतिया सांड वर्सेस बजरंग बली। आजमगढ़ गांव, जो कि गरीबों का गढ़ कहलाता है, उस गांव के निवासी अलग अलग श्रेणी में काम काज करते थे। जैसे कोई पशुपालन तो कोई मत्स्य पालन, तो वही गांव का बड़ा कस्बा किसानी से अपने घर का दाना पानी चलाता था। मगर आजकल आजमगढ़ गांव में दहशत ने डेरा डाला हुआ है। दरअसल गांव में एक भयानक भूतिया सांड और चुड़ैल ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, जो हर एक रात गांव में आकर आतंक मचाते हैं। अरे बौराई लुगाई, इतनी रात को खिड़की पर खड़ी होकर क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही हो? हैं? अरे वो चुड़ैल किसी भी क्षण गांव में आने ही वाली होगी। तभी चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आती है। उस भूतिया सांड की आंखें बेहद भयानक और उसके सींग बेहद बड़े आकार के थे। जैसे ही भूतिया सांड अपने कदम गांव की धरती पर रखता है, धरती थर्रा उठती है और चुड़ैल कहती है, आजमगढ़ के निवासियों, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर निकलो। देखो आज फिर मैं अपनी भूतिया सांड के साथ आजमगढ़ की धरती पर खड़ी हूँ। अच्छा, तुम चुड़ैल से चालाकी कर रहे हो? अब मेरा भूतिया सांड तुम्हें सबक सिखाएगा। चुड़ैल का आदेश पाकर भूतिया सांड अपनी भूतिया भयानक नजरों को चारों ओर नचाने लगता है। तभी किशोर का किवाड़ बजता है और भूतिया सांड बोलता है, उस किवाड़ के अंदर मेरा शिकार है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। भूतिया सांड तेज रफ्तार में दौड़ते हुए किवाड़ तोड़कर किशोर को अपने सींगों पर उठाकर मैदान में लाकर पटक देता है। खौफ से भरा किशोर छटपटाते हुए मदद के लिए चीखता चिल्लाता है, अरे मर गया रे, अरे गेंडे सांड, अरे मुझे छोड़ दे रे भाई। सांड से शान पटी नहीं चलेगी। अरे कितने दिन बाद इतना तगड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे जालिम, अरे छोड़ मुझे रे। अपने बचाव में किशोर सांड को मारने लगता है। तभी भूतिया सांड सिंग हिलाते हुए कहता है, तेरी इतनी सी मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब तू देख कि मैं कैसे तेरा कचूम्बर बनाता हूँ। चुड़ैल का भूतिया सांड चिघरते हुए अपने पैने सिंह किशोर की पीठ में गड़ा देता है, जिसके साथ किशोर की मौत हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे भूतिया सांड, चल आज के लिए इसकी बोटी हमारे लिए बहुत है। चुड़ैल किशोर के शव के साथ भूतिया सांड पर सवार होकर जंगल की ओर भाग जाती है। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा होता है, जहां जमीन काफी दूर तक किशोर के खून से सनी हुई देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। जाने ये जालिम चुड़ैल हमारे गांव पर क्यों बस गई है। इसका भूतिया सांड लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। एक ठो दुखड़ा हो तो टल भी जाए। सबसे बड़ी विपत्ति तो जो चुड़ैलवा का जो सांड है, ये दिन दहाड़े हमारे खेत में टहलुआ बनने लगा है। अरे महीनों की मेहनत के बाद हम किसान फसल उगाते हैं और फसल के पकने से पहले उस सांड के पेट में पड़ जाता है। रमुआ एकदम खरी बात बोल रहा है कि भूतिया सांड ना तो शाकाहारी है न मांसाहारी, ये सर्वाहारी सांड सब कुछ खाता है। ससुर का नाती, लगता है श्री राम हमारे गांव से रुष्ट हो गए हैं।
अब राम भक्त हनुमान ही हमारे गांव को इस चुड़ैल और इसके भूतिया सांड से बचाएंगे। बात विचार खत्म करके पूरा गांव गढ़ भगवान श्री राम के मंदिर में आकर कहते हैं, हे अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, आप तो ज्ञान और गुण के सोता है। हम बलहीन हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं जो हम उस चुड़ैल और उसके भूतिया सांड से भिड़े। बजरंग बली, आपने केवल अपनी पूंछ से लंका जलाकर रावण का गुरूर चकनाचूर किया था। हमारी बिगड़ी दशा में हमारे सहायक बनो भगवान। पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने बैठा आंसू बहाते हुए हाथ फैलाकर मदद की मांग करते हैं। देखते ही देखते सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सांझ की बेला बीत जाती है। सभी अपने घरों की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर उसी रात सर्द लहरें बरसी हुई तेज तलवार तूफान में बदल जाती है और बादल भी गरजने लगते हैं। ये देखकर रमुआ गमछा बांधकर बाहर निकलता है। तभी उसकी पत्नी रेवा उसे रोकते हुए कहती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाने को सोच रहे हो? अरे रेवा, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। हम खेत में पानी निकलने के डगर नहीं बनाए हैं। हमके यही वक्त खेत खलिहान जाकर खड्डा खोदे के पड़ी, और नहीं तो फसल में बरसात की बौछार हो जाई हो। अरे अभी जाना जरूरी है क्या? कल जाकर देख लेना फसल। अभी वो भूतिया सांड खेतों में डेरा डाले होगा। अरे बिहान के भरोसे बैठब तब फसल छिन्न भिन्न हो जाई। खौफ खाए से बात नहीं बनती। बजरंग बली जी है हमारे साथ। बिना खौफ खाए बजरंग बली का नाम लेकर खेत की ओर बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर उसे फसल के बीच चरा रही थी। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल हनुमान चालीसा से डरती है। अब हनुमान चालीसा ही मेरा ढाल बनेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। रमुआ हनुमान चालीसा जपते हुए तेज डग से दौड़ता हुआ हनुमान मंदिर के पास पहुंचता है। तभी उसकी सांस टूटने से जाप जैसे ही रुकता है, सांड उसे अपनी सींग से जमीन पर पटक कर अपने पांव से उसे कुचलते हुए कहता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हे बजरंग बली, अवतार लो भगवान, ये गढ़ चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। ये सुनकर खिसियाई चुड़ैल अपने दांत बढ़ाकर रमुआ की आखिरी सांस भी बंद कर देती है। ये कलयुग है, राम राज्य नहीं। जब बजरंगा प्रकट होकर बचाव करेगा। रमुआ को रौंद कर चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आकर दहशत मचाती है। तभी प्रकृति बडौल होने लगती है, मानो कोई बड़ी शक्ति अवतार लेने वाली हो। तभी मंदिर की घंटियां जोर शोर से बजने लगती है और बजरंग बली प्रकट होकर सैकड़ों वानर की बड़ी सेना के साथ गांव की ओर बढ़ते हैं। बजरंग बली के चारों ओर आग की ज्वाला भड़क रही थी। उन्हें देखकर पूरा गांव गढ़ फाटक खोलकर बाहर आते हैं। अरे देख ले मेरे भूतिया सांड, ये गांव वाले कल तक हमारे खौफ से भीगी बिल्ली बनकर घरों में दुबके रहते थे। इस बजरंग बली से बड़ा याराना लगता है इनका। चुड़ैल, तूने और तेरे भूतिया सांड ने मेरे भक्तगढ़ के साथ बहुत सताव किया। बावजूद इसके तुझे एक अवसर देता हूँ, इस गांव को छोड़कर चली जा। कभी नहीं, ये गांव मेरे भूतिया सांभा का शिकार भेदने को बना है। तू यहाँ से चला जा बजरंगा। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, जहाँ बुराई भलाई पर भारी पड़ती है। तो फिर आज श्री राम भक्त बजरंगी तुझे सत्य से परिचित कराएगा। बजरंग बली और चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बजरंग बली अपने विशाल आकार में आकर हवा में उड़ते हुए दहाड़ते हुए चुड़ैल पर अपनी गदे से प्रहार करते हैं। पहले ही प्रहार से चुड़ैल और भूतिया सांड बलहीन होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उठ सांभा, आज तुझे और मुझे मिलकर बुराई का बिगुल बजाना है। उठ। चुड़ैल एक बार फिर अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर अपनी हैवानी शक्तियों का आधार करते हैं। हवा के बीचों बीच उड़ती है। ये देखकर बजरंग बली आग बबूला होकर अपने गदे से भूतिया सांड के सिंग पर प्रहार करके उसे तोड़ देते हैं। जय श्री राम। तेरी चाल खत्म हुई चुड़ैल।
तू मर नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भूतिया सांड के सिंह के खात्मे के साथ चुड़ैल भी छटपटाने लगती है और देखते ही देखते सांड का शरीर खाक बनने लगता है। दूसरी ओर चुड़ैल भी खाक बन जाती है, जिसके बाद पूरा गांव-गढ़ बजरंगबली के सामने टखनों पर बैठ जाता है। हे बजरंगबली, हमारे बीच आकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, बुराई की कटनी बुरे मौत के साथ काटनी पड़ती है। मेरे प्रिय भक्त गणों, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जब श्री राम के नाम से कोई बजरंगा का स्मरण करता है तो मुझे उनके बीच आना ही पड़ता है। कहिए जय श्री राम। इसी के साथ बजरंगबली एक जलती हुई बाती बनकर भगवान श्री राम के प्रतिमा के हृदय में समा जाते हैं। अब आजमगढ़ गांव पहले की तरह बेखौफ होकर खुशी से रहने लगता है। सच है साथियों, बुराई चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई उसका सर्वनाश कर ही देती है। चुड़ैल ट्रेन और 10 बच्चे। कुछ 10 छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर हेमा के साथ स्कूल की तरफ से ताजमहल देखने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें रात की 10 बजे की ट्रेन में जाना था। बच्चों के माँ बाप उन्हें स्टेशन पर हेमा और पीटी टीचर मोहित के साथ छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन के इंतजार में बच्चे स्टेशन पर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी कार्तिक की बॉल जोर से मारने पर एक कांच की बोतल फूट जाती है, जिसमें से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे कार्तिक, ये तूने क्या किया? देख, तूने एक बोतल फोड़ दी। अच्छा हुआ मैम ने हमें नहीं देखा, वरना डांट पड़ती। हाँ यार, अरे कोई नहीं ना, एक खाली बोतल ही तो थी। शुक्र है, अनजाने में ही सही, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया। कितने सालों से मैं इस बोतल में कैद थी, दम घुट रहा था मेरा। उन तांत्रिकों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बच्चों, इधर आ जाओ और हाथ पकड़ लो सारे बच्चों एक दूसरे का। जी सर। अरे मैडम, एक बार ट्रेन में चढ़ाने से पहले गिनती कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से लाइन लगा लो एक एक बच्चा। चलो अब आप सब एक एक करके ट्रेन में चढ़ती जाना मेरी गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोहित बैग ले लो, सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। जी मैडम। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनके पीछे जाना होगा। इस तरह सारे बच्चे ट्रेन में बैठकर शोर मचाने लगते हैं। वहीं चुड़ैल भी उनके पीछे ट्रेन में आ जाती है। आखिर ये चुड़ैल बच्चों के पीछे ट्रेन में क्यों जा रही थी? क्या वो इन बच्चों को मारने जा रही थी या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। बल्ले बल्ले ती शावा शावा, शावा पियो ती कावा कावा, आज तो हम घूमेंगे ट्रेन में आहा आहा। ये गाना खत्म हुआ, पर जर्नी तो अब शुरू होगी। मजा तो तब आएगा जब ये ट्रेन चलेगी और उसकी ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से हमारी तरफ आएंगी। पता है, मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, पर मैं तो बैठी हूँ। मैं पिछले साल ही मम्मी के साथ कुल्लू मनाली गई थी। हाँ, तो तू क्यों आई है? घर पर ही रहती ना। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग ही आओगे क्या मैम के साथ? अच्छा, अब ज्यादा बन मत, चुपचाप बैठ जा। अरे बच्चों बस, तुम तो अभी से ही शोर मचाने लग गई, अभी टाइम लगेगा, चुपचाप बैठो। ओके, सॉरी सर। चुड़ैल उन बच्चों के ट्रेन की सीट के ऊपर ही थी। उन्हें देखकर वो कहती है, ये बच्चे हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं की बदौलत मैं उस बोतल से आजाद हुई हूँ। मुझे इनका शुक्रिया तो करना होगा, पर कैसे? बच्चे बात कर ही रहे थे कि मोहन की नजर चुड़ैल पर जाती है और चुड़ैल अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कराकर अपने पास बुलाती है। तभी धीरे से मोहन भूमि के कानों में कहता है, भूमि, सीट के ऊपर देख, मुझे चुड़ैल आंटी दिखाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे भी बुला रही है, लेकिन कितनी डरावनी है। तभी चुड़ैल बच्चों को चॉकलेट दिखाकर अपनी सीट पर बुलाती है और बच्चे चले जाते हैं। अरे आंटी, क्या ये चॉकलेट हमारी है? हम खाएंगे इसे। हाँ बच्चों, तुम्हारी है और मैं सबको चॉकलेट दूंगी। अब जल्दी से बताओ, उस बॉल से किसने उस कांच की बोतल को तोड़ा था? अरे आंटी,
देखो, जो लॉलीपॉप खा रहा है ना, उस कार्तिक ने ही उस कांच की बोतल को जोर से तोड़ दिया था बॉल से। आप उसे डांटोगी? वो बोतल आपकी थी। नहीं नहीं बच्चों, मैं डांटूंगी नहीं, मैं तो शाबाशी दूंगी, क्योंकि एक गंदे अंकल ने मुझको उस बोतल में बंद कर दिया था। कार्तिक ने उस बोतल को तोड़ दिया तो मैं बाहर आ गई, इसीलिए मैं आप सब बच्चों को थैंक यू कहूंगी। और हाँ, अपनी मैम को कुछ मत बताना। ओह, तो हम अभी कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक, कार्तिक जल्दी ऊपर आओ, आंटी हमें चॉकलेट देंगी, मैम को मत बताइयो। तभी कार्तिक और बाकी बच्चे दोनों तरफ की ऊपर की सीट पर बैठकर चुड़ैल से बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। उन दोनों टीचर को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां राघव को मना करने पर भी वो स्टेशन पर चला गया। तभी राघव को एक उड़ती हुई पतंग पटरी पर मिलती है, जिसे उठाने वो चला जाता है। इतने में उसका पैर फंस जाता है और ट्रेन चलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। राखी, मोहन, भूमिका, मुझे बचाओ। चुड़ैल आंटी, राघव पटरी पर फंस गया है, अब जल्दी से उसे बचा लो, वरना उसके ऊपर ट्रेन चल जाएगी। अरे ये क्या किया राघव? तुम सब यही रहना, मैं राघव को अभी बचा कर लाती हूँ। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। इतने में चुड़ैल राघव का पैर जल्दी से निकाल कर उसे उठा लेती है और ट्रेन में ले आती है। तभी रोते हुए राघव कहता है, मम्मी, आज तो मेरे ऊपर ट्रेन ही चढ़ जाती। ऐसे रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम, मैं हूँ ना, मैंने बचा लिया। थैंक यू चुड़ैल आंटी, आप नहीं होती तो मैं मर जाता। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम सब बच्चे बॉल से नहीं खेल रहे होते तो मैं बाहर नहीं आ पाती, और फिर तुम्हें कैसे बचाती? ठीक है आंटी। अरे बच्चों, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मैम, हम तो आपस में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप चुपचाप सीट पर बैठ जाओ, अभी 3 घंटे और हैं। मैम, मुझे और कार्तिक को वॉशरूम जाना है। मैम, मुझे भी। आई गो टू वॉशरूम प्लीज। अच्छा मोहित, तुम बाकी बच्चों का ध्यान रखो, इन तीनों बच्चों को मैं वॉशरूम से ले जाकर आती हूँ। ओके मैम। हेमा तीनों को वॉशरूम ले जाती है, जो कि दूसरे डिब्बे की ओर होता है। बच्चे एक एक करके वॉशरूम यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में अचानक से उसी जगह आग लग जाती है। आधे बच्चे ट्रेन के दूसरी तरफ होते हैं और आधे बच्चे हेमा के पास। ऐसे में बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और हेमा चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ, वरना हम जल जाएंगे। बचाओ, बचाओ, अब क्या होगा? हम जल जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हाँ मैम, हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे कभी भी। अरे तुम्हें ताजमहल की पड़ी है, यहाँ हमारा ही ताजमहल बन जाएगा एक बार इस ट्रेन में भुन गए तो। अरे ये क्या, दोनों तरफ बच्चे आग में फंसे हैं, मुझे जल्दी से इन्हें बचाना होगा, लेकिन अगर मैं इस आग में उतर कर गई तो मेरी जान भी जा सकती है, पर फिर भी मैं बच्चों को बचाऊंगी। ये बोलते ही चुड़ैल मोहित के साथ वाले बच्चों को आगे के डिब्बे में छोड़ कर आती है। तभी मोहित डर कर कहता है, चुड़ैल बच्चों दूर हटो, ये हमें मार देगी। सर, ये हमें मारेंगी नहीं, बल्कि इन्होंने ही अभी मेरी जान बचाई थी। आओ बच्चों, जल्दी से इस वाले डिब्बे में पीछे चले जाओ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों को दूसरी तरफ भेज देती है और अपनी फूंक से आगे की आग को बुझाने की कोशिश करती है। आग काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन बुझती नहीं है। चाहे आग में ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। चुड़ैल उस आग में कूदकर हेमा की तरफ चली जाती है। आग में घुसने से वो थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। बच्चों, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। चुड़ैल मैम, आप घबराओ मत, चुड़ैल आंटी हमें बचाने आई हैं। चुड़ैल 2 बार उस आग से गुजरकर सबको बचा लेती है और पूरी तरह से पिघलकर जमीन पर गिर जाती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर आंटी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई, अब आप हमें छोड़कर चली जाओगी क्या? जाना तो पड़ेगा बच्चों,
ये जान भी तो तुमने ही बचाई थी। मैंने अपनी जान तुम पर कुर्बान कर दी। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। मोहित और हेमा को कुछ समझ नहीं आता। उनके पूछने पर बच्चे उन्हें सब बताते हैं और अगले दिन वो ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं।